हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस फ्रॉम हापुड़। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 80 क्वेश्चन, फिर से लेकर आए हैं। ठीक है, और ये टॉप 80 क्वेश्चंस हमारे जो होंगे आवर्त सारणी पर आधारित होंगे। ठीक है, और जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लेक्चर नंबर फर्स्ट रहा है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि भाई आवर्त सारणी किसे कहते हैं, आवर्त सारणी का इतिहास क्या होता है और आवर्त सारणी को बनाने के तरीके, यानी हमने बहुत प्यारी प्यारी सी ट्रिक्स बताई थी। और साथ ही साथ परमाणु क्रमांक को कैसे याद रखें। ठीक है, और 118 तत्वों की आवर्त सारणी की बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स बताई थी। और उनको यानी ट्रिक्स को याद करने के बाद हम 5 मिनट में आवर्त सारणी को किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट वीडियो में हमने ये सब देखा। उसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड में हमने देखा कि ये जो हमारी वीडियो थी, सेकंड वीडियो, उसमें हम आपके लिए लेकर आए थे टॉप मोस्ट 80 क्वेश्चन। और उन टॉप मोस्ट 80 क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताए थे बहुत ही प्यारे प्यारे से फैक्ट्स, जिनको जानकर और समझकर आपको लगा कि भाई हमारी जो टॉप 80 क्वेश्चंस है इनको करना बहुत ही मतलब आसान होने वाला है। ठीक है, और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है जो होगी, यानी इस टॉपिक की थर्ड वीडियो होगी और इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, इस टॉपिक थर्ड, यानी इसमें भी हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए टॉप मोस्ट 80 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, पीवाईक्यूज, जो कि बार बार आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इन बेहद ही प्यारी प्यारी क्वेश्चंस को हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक लक्षण गुण दर्शाता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड आराम से देखा होगा, बहुत ही अच्छे से देखा होगा। और ये जो हमारी थर्ड वीडियो है, अब आपका ये एक क्या बनने वाला है, प्रैक्टिस सेट बनने वाला है। तो आप अच्छे से इजीली कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हमें समझना है। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक लक्षण गुण दर्शाता है। अब धात्विक लक्षण गुण कौन से तत्व दर्शाते हैं। अब मैंने बोला कि भाई धात्विक गुण वो ही गुण दर्शाएंगे जो धातु होंगे, और जो धातु कौन से होते हैं, और धात्विक गुण सबसे ज्यादा कौन से समूह के तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई आवर्त सारणी का जो समूह फर्स्ट है, समूह जो फर्स्ट है, ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। यानी हमने बोला कि भाई धात्विक गुण प्रदर्शित करने वाले जो तत्व हैं, समूह नंबर फर्स्ट है, समूह नंबर फर्स्ट के सभी तत्व धात्विक गुणों की धात्विक गुणों को क्या प्रदर्शित करते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर। यानी समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। भाई हमारे ऑप्शन में क्या है, स्कैंडियम, फिर क्या है गैलियम, फिर क्या है बेरिलियम, और क्या है आर्सेनिक। तो आपको ये कंफर्म है कि भाई धात्विक गुण कौन दर्शाते हैं, धातु दर्शाते हैं। और ये प्रकृति समूह में क्या होती है और आवर्त में क्या होती है। तो समूह में क्या होती है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विक गुण होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें आवर्त में क्या होता है भाई, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये जो धात्विक गुण होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, आवर्त में क्या होता है, घटता है, और समूह में बढ़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है स्कैंडियम, गैलियम, बेरिलियम और आर्सेनिक, सबसे पहले हमें इनकी पता होनी चाहिए पोजीशन, यानी आवर्त सारणी में इनकी स्थिति कहाँ है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई स्कैंडियम कहाँ स्टार्ट होता है। मैंने बोला कि भाई स्कैंडियम डी ब्लॉक का एक तत्व है। कैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ह, ली, ना, की। अब देखो भाई, हमने बोला कि भाई इसको क्या बोलेंगे, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। कितना होता है भाई, 19 होता है। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी भाई, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 20। और कैल्शियम के जस्ट बाद आता है स्कैंडियम। क्या आता है, स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। ठीक है,
तो हमें ये पता चला कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आवर्त यानी चौथे आवर्त का जो ये तत्व है स्कैंडियम, ये चौथे आवर्त में आता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, गैलियम। और मैंने बोला कि भाई ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के सबसे पहली वाली जो सीरीज है हमारी स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, जिंक 30 तक खत्म होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक ग्रुप स्टार्ट होता है, कौन सा, हमने बोला कि भाई ये क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है, ग्रुप नंबर सेकंड ये है, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, और जो हमारा डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, ये जो स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहाँ जाता है, 12 तक। 3 से कहाँ जाता है, 12 तक। ये तो हो गया ग्रुप नंबर 12। और ग्रुप नंबर 12 के बाद आता है 13, कौन सा आता है, बोरोन। बोरोन फैमिली आती है, कौन सी, बोरोन। बैंगन, आलू, गाजर। ठीक है, अब देखो भाई हमें क्या देखना है, स्कैंडियम की स्थिति पता चली कि स्कैंडियम की स्थिति क्या कहाँ है, 4th आवर्त में है। ठीक है, और ग्रुप कौन सा है भाई, तीसरा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमें देखना है गैलियम। अब ये क्या है, यानी एक ही आवर्त में है, चौथे आवर्त में है, और गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 31 होता है। क्या होता है, 31 होता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब बची है ये बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, सॉरी हाँ ली ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, हमें क्या देखना है, अभी ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप के हैं, और जो हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जाता है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है कि भाई हमारे पास कौन कौन से तत्व में, स्कैंडियम। स्कैंडियम की स्थिति देखी, यानी चौथे आवर्त में और तीसरे समूह में आती है। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम की स्थिति किस में आती है, बेरिलियम की स्थिति दूसरे आवर्त में और दूसरे समूह में आती है। ठीक है, उसके बाद गैलियम। और आर्सेनिक क्या होता है, मैंने आर्सेनिक आपको बताया कि भाई ये आर्सेनिक क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, उपधातु। कौन कौन से, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, अधात्विक, सॉरी क्या है, ये उपधातु हैं। क्या है, ये उपधातु हैं। क्या है, ये उपधातु है। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, अब इन तीनों में चेक करना है। अब बेरिलियम, अब देखो भाई सबसे ज्यादा धात्विक गुण प्रदर्शित कौन करेगा, कौन करेगा, ग्रुप में देखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर, तो ये हो गया ग्रुप, और ग्रुप में बेरिलियम, और उससे नीचे क्या है, स्कैंडियम। तो सबसे ज्यादा गुण प्रदर्शित ये करेगा, यानी बेरिलियम से ज्यादा कौन करेगा, स्कैंडियम, क्योंकि ग्रुप में इसकी स्थिति जो है वो नीचे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवर्त में। अब ये स्कैंडियम और गैलियम के बीच में देखते हैं। हमने देखा कि भाई धात्विक लक्षण जो होता है वो आवर्त में क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो आवर्त में घटेगा तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का धात्विक लक्षण गुण मतलब सबसे ज्यादा प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। अभी देखो सबसे पहले हमें परमाणु क्रमांक से अनुमान लगाना है कि भाई ये कौन से आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 11, परमाणु क्रमांक कौन होता है भाई, 11, सोडियम। ठीक है, अब ये कहाँ होता है, हा ली ना, यानी पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, और ये है तीसरा आवर्त। ठीक है, अब इसने बोला कि भाई परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई कौन से आवर्त में आ रहे हैं, कौन से समूह में आ रहे हैं। ठीक है, तो आवर्त हो गया सोडियम, सोडियम 11, परमाणु क्रमांक होता है 11, फिर सोडियम के बाद
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। और 28 नंबर पर आता है आर्गन, ठीक है। कौन आता है? आर्गन। अब हमें परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, ये होता है 12, 13। अब मैंने एरो लगा के क्यों लिखा कि भाई ये क्या है? समूह फर्स्ट और समूह सेकंड यानी एस ब्लॉक के तत्व हैं, और ये इधर के तत्व कौन से हैं? ये पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो इनका परमाणु क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17 और ये क्या है? आर्गन 18 है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि इन तत्वों की स्थिति में कौन सा कथन गलत है। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर ए, ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित हैं। हमें ये चेक करना कि ये कथन गलत है या फिर सही है। भाई इन्होंने बोला कि भाई ये तत्व तीसरे आवर्त से संबंधित हैं, और हमने चेक किया भाई पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये सभी तत्व तीसरे आवर्त से ही संबंधित है। तो ये कथन हो गया बिल्कुल सही, और इसने पूछा है गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित हैं। भाई ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। और इसने क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। कौन से आवर्त से संबंधित है? तीसरे आवर्त से संबंधित है, ठीक है। और ऑप्शन को देख लेते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के एल और एम कोशों में भरे होते हैं। अब देखो भाई ये कैसे चेक कर सकते हैं कि जितने आवर्त होते हैं उतनी ही उनकी कोश होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। और इनके इलेक्ट्रॉनों को कोशों में कैसे हम रख सकते हैं? यानी पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8, और तीसरे में कितने बचे? 1, ठीक है। और हमने इन कोशों का नाम दिया के एल एम, ठीक है। इन तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के एल और एम कोशों में भरे होते हैं। बात सही है। इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में समान आवर्त में रखा गया है, समान यानी तीसरे ही आवर्त में सभी तत्व। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन करें। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है? परमाणु त्रिज्या। भाई हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारे फैक्ट बताए, जिसमें परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया कि भाई ये जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो आवर्त में कैसी होती है और समूह में कैसे होती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समूह में क्या होता है? कोशों की संख्या बढ़ती रहती है, वैसे ही परमाणु का आकार यानी कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। किसमें? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार भी बढ़ता है, परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है, और साथ ही साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक है। अगर हम बात करें आवर्त में, अगर हम बात करें भाई आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन करें। अब इसमें से कौन कौन से तत्व हैं? जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और कौन सा बचा है? रुबिडियम। रुबिडियम कहाँ आता है? हा, ली, ना, की, रब से फरियाद। आ गया भाई रुबिडियम, ठीक है। खा, ली, और ये पहले आवर्त का है, ये दूसरे आवर्त का है, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। हमें क्या चेक करना है? इनका परमाणु त्रिज्या का क्रम। अब समूह में जितने हम नीचे जाते रहते हैं परमाणु त्रिज्या उतनी बढ़ती रहती है। तो सबसे नीचे कौन है? आरबी, यानी आरबी की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? इन सभी में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे भाई, ये तो हो गया समूह के बारे में, समूह से रिलेटेड एक तत्व आया है। उसके बाद हम बात करेंगे आवर्त में। आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। हमने बोला परमाणु त्रिज्या जैसे बाईं से दाईं जाती है तो वो घटती जाती है,
क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो इन सब में परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। तो भाई रुबिडियम से कम किसकी होगी, लिथियम की, और लिथियम से कम किसकी होगी, बेरिलियम की, और बेरिलियम से कम किसकी होगी, बोरोन की। तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, रुबिडियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ, उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैसें जिनको बोल देते हैं, को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन में पूछा कि भाई न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें नोबल गैसेस को शामिल क्यों नहीं किया गया, ऐसा क्या रीजन रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। अब क्या नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट हैं क्या न्यूलैंड के अष्टक नियम तक ज्ञात नहीं थे, बिल्कुल सही है कि भाई उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनफैक्ट कब तक भी ज्ञात नहीं थे, मेंडलीफ जी ने जब आवर्त सारणी बनाई 63 तत्वों की, है ना, 63 तत्वों की, तो तब भी ये क्या नहीं थे, ज्ञात नहीं थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये तब तक ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। तो क्यों शामिल नहीं किया गया, इसलिए ही शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये तत्व उस समय तक क्या नहीं हुए थे, ज्ञात नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये तत्व अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, ये तत्व अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या है, ये तत्व अक्रिय होते हैं, ये तत्व तो अक्रिय होते हैं, राइट है, लेकिन सही रीजन क्या है, ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं हुए थे, इसलिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में अक्रिय गैसों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। हमें क्या करना है, इन दोनों का ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्साइड का सूत्र बनाना है, और जब ऑक्साइड का सूत्र बनाओगे तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए संयोजकता। ठीक है, क्योंकि संयोजकता से ही पॉसिबल हो पाता है। कैसे भाई, सबसे पहले हमें क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, यानी समूह सेकंड से रिलेटेड है। किससे, समूह सेकंड से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब देखो भाई, बेरियम आ गया। ठीक है, हमने बोला कि भाई इससे पहले कौन आता है, हा, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, अब ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट के सभी तत्व, ये है ग्रुप नंबर सेकंड के सभी तत्व। हमने बोला कि भाई इन दोनों की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता मैंने बताया कि किसी तत्व की सबसे बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम ग्रुप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो इनकी सबसे लास्ट वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मैंने सोडियम का जो एग्जाम्पल है वो बहुत बार दे दिया है, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ये समूह फर्स्ट के जितने भी सभी तत्व हैं सभी की लास्ट वाली सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसलिए इनकी संयोजकता हो गई 1। कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर हम समूह सेकंड के बारे में बात करें कि भाई समूह सेकंड के जितने भी तत्व हैं उनकी सबसे बाहर वाली शेल में, सबसे बाहर वाली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी संयोजकता कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब देखो भाई किस किस के बारे में बात हो रही है, बेरियम के बारे में और पोटेशियम के बारे में। अब बेरियम का पता चला कि भाई बेरियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, और पोटेशियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ इनको क्या बनाने, ऑक्साइड बनाने हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन संयोजकता 6 नहीं है। कैसे, क्योंकि भाई एक नियम आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, या फिर ऑक्टेट रूल के नाम से आता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी स्पीसीज अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए अपनी लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहती है।
अब देखो भाई इनके पास क्या है, लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करना चाहते हैं, स्थायी होने के लिए अपनी लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इनके पास क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनों की है, 2 की है। तो आप कह सकते हैं कि भाई इसकी संयोजकता कितनी हुई, 2 हुई। ठीक है, कितनी हुई, 2। ठीक है, और इससे ही हम क्या बनाएंगे, ऑक्साइड के सूत्र बनाएंगे। ठीक है, बेरियम की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2। ठीक है, बेरियम की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2। अगर सेम सेम होता है, अगर सेम सेम होता है तो आपस में कट हो जाता है। ठीक है, और सूत्र क्या बनेगा, बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो गया, बेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, पोटेशियम और ऑक्सीजन का ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया। पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। अगर हमें क्या करना है, इनका सूत्र बनाना है तो एक दूसरे की संयोजकता क्रॉस में रखनी है। यानी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 पोटेशियम लेगा, और यानी पोटेशियम की जो एक संयोजकता है वो कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। अब बनने वाला सूत्र क्या होगा, K हो गया 2, तो कितना हो गया भाई, K हो गया 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, A। तो हमारा सूत्र क्या बना, एक तो बना बेरियम ऑक्साइड और दूसरा क्या बना, K2O। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर A। तो बात अच्छे समझ में आई कि भाई हमें क्या करना है, ऑक्साइड का सूत्र जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि संयोजकता कितनी होती है किसी समूह के तत्व की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। भाई हमें क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और उनको हम क्या बोल देते हैं, अधातु यानी नॉन मेटल भी बोल देते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किसकी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की सबसे कम कमी होगी वो सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है, और एक हमने टर्म्स भी पढ़ा था, विद्युत ऋणात्मकता, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संयोजकता। अब देखो भाई ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2,6। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितनी, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, 2,7। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2,5। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। लास्ट पे कौन आ रहा है, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और इसकी परमाणु के कोश में पहली कोश में 2 और दूसरे कोश में 4, यानी इसकी होगी संयोजकता 4 और 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मैंने बोला कि भाई हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो सबसे पहले क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, नेगेटिव आयन बना लेगा। तो सबसे ज्यादा इसकी यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी की जो संख्या है वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किन में समान होती है, समूह या फिर आवर्त। आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इनमें से
किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की, देखें भाई संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें समान होती है, जैसे कि हम ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में हमने देखा फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में यानी एक ग्रुप में, फर्स्ट वाले ग्रुप में सभी तत्वों की संयोजकता 1 थी, समूह 2 में संयोजकता सभी की 2 थी, ठीक है। वैसे ही समूह में क्या होगा, जो एक समूह में होंगे तो एक समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अब एक ही समूह के कौन कौन से तत्व हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी फूल कलियां बाहर आई, ये सभी जो तत्व होते हैं वो एक ही ग्रुप में आते हैं और एक ही ग्रुप के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है, तो हमें बताना है सल्फर कितना होता है भाई, 16 होता है, सल्फर कितना होता है, 16, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। संयोजकता कैसे पता करोगे कि भाई संयोजकता परमाणु क्रमांक 16 है, तो हमें इलेक्ट्रॉन पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, दूसरे कोष में 8, 2 8 10 और बचे 6, ठीक है। संयोजकता में हम क्या देखते हैं कि भाई 6, लास्ट वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जिसको हम बोल सकते हैं ये इसकी संयोजकता है, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि भाई परमाणु क्रमांक और संयोजकता बताना है। परमाणु क्रमांक कितना है, 16 और संयोजकता कितनी है, 2, तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान है, जिंक का स्थान पूछा है, वर्ग और आवर्त। हमें पता है कि भाई हमारा जो स्कैंडियम से लेकर जिंक, यानी हमारी एक 3D सीरीज होती है, 3D जो कि 4th आवर्त से संबंधित होती है, तो आवर्त हो गया कौन सा, 4th आवर्त। और समूह चेक कर लेते हैं भी, हमें पता है कि भाई पी ब्लॉक यानी हमारा डी ब्लॉक जो होता है वो कहां से कहां तक होता है कि समूह नंबर 3 से लेकर कहां तक, 12 तक, तो 12 पर लास्ट हो गया, तो समूह हो गया 12, समूह हो गया 12 और आवर्त कितना हो गया, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी देखा है, ठीक है। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं कि, तो पहले हमें क्या होना चाहिए पता, परमाणु क्रमांक, और ऑप्शन क्या है इसका, डी है। क्यों है, क्योंकि भाई एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 13, और इसमें क्या पूछा है, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, तो भाई हमारे पहले कोष में 2, दूसरे में 8, कितने बचे, 3, तो लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो जिनको हम क्या बोल रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वो किसमें है भाई, एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है, तो भाई कार्बन कहाँ आता है, बोरोन, कार्बन बोरोन होता है 5, कार्बन होता है 6, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 5 और इसका 6, और हमें पता है भाई हमारा जो पी ब्लॉक है वो 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, तो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14, तो ग्रुप नंबर 14 बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन के ऊपर हीलियम आता है, तो फर्स्ट ग्रुप और पहला आवर्त और दूसरा आवर्त, तो ये सभी कौन से आवर्त के हैं, दूसरे आवर्त के हैं, तो हमारा कौन सा आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, और समूह कौन सा है, 14 और आवर्त कौन सा है, 2, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व है। अब इन सभी तत्वों में से आपको चेक करना है कि भाई डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है, ठीक है। तो हमें पता है भाई सोडियम जो है, सोडियम किस ब्लॉक का है, सोडियम एस ब्लॉक का है, ठीक है। मैग्नीशियम भी एस ब्लॉक का है, ग्रुप सेकंड का है, ठीक है। अब कैल्शियम भी किसमें आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो समूह नंबर 2। अब कौन बचा है भाई, ये आयरन, और आयरन किस में आता है भाई, किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, और कौन सी श्रेणी का है, 3D श्रेणी का, जो कि चौथे आवर्त में आता है,
और कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक जाती है ना। तो कौन कौन से तत्व होते हैं, डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 होता है। ये इस तरह का जो क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि ये पार्ट सेकंड है PYQs का, और इससे पहले हमने देखा PYQs का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि भाई उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो भाई इनसे हमारा क्या बनता है, परमाणु क्रमांक बनता है 2 8 10 10 7 17 10 8 17 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है, क्लोरीन का होता है। किसका होता है भाई, क्लोरीन का। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, तो उसका नाम क्या है भाई, क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक कौन सा है। अब ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है। तो ये इसका क्या है, प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, Mg। ठीक है, क्या है, Mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व का एक नाम और क्या होता है, रासायनिक प्रतीक होता है। क्या होता है, हमारी आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व का क्या दिया हुआ होता है, एक तो रासायनिक प्रतीक होता है, और उसके नीचे क्या लिखा होता है, उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो प्रत्येक तत्व का एक नाम और क्या होता है, रासायनिक प्रतीक होता है। किसमें, आवर्त सारणी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। लेड होता है Pb। लेड क्या होता है, Pb। Pb क्या है, लेड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अभी ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। तो आप ग्रेफाइट को कार्बन से सिमिलर आप समझ सकते हैं, है ना। तो भाई कार्बन, ग्रेफाइट जो होते हैं वो कार्बन के अपरूप होते हैं, और इन्होंने पूछा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन से निकाल लो, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 2, 4। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 4। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत आसान है। क्या है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। भाई मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में क्या बताया कि भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, फर्स्ट वाले का नाम प्रोटियम। फर्स्ट वाले का नाम क्या होता है, प्रोटियम। इसका नाम होता है ड्यूटीरियम। और तीसरे वाले का नाम होता है ट्राइटियम। क्या होता है, ट्राइटियम। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक माइनस करना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। तो भाई परमाणु भार ये है, परमाणु क्रमांक ये है, 1 - 1 = हो गया 0। यानी प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ऑप्शन नंबर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो आपको चेक करना है कि भाई आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा तत्व नहीं है। सिलिका, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट। अब मैंने बोला कि भाई सिलिका, क्यों भाई सिलिका तत्व क्यों नहीं है, क्योंकि सिलिका जो होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिलाकर सिलिकॉन का ऑक्साइड बन जाता है। क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन
का क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इसके बारे में आपको पता होगा कि भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, किसी परमाणु के सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कोश में। आंतरिक और सबसे बाह्य कोश में नहीं होते। परमाणु का आंतरिक कोश, इसको भी हम संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं। फिर किसको बोलते हैं, परमाणु के ठीक बाहर। परमाणु के ठीक बाहर तो बहुत सारी सेल्स आ सकती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, परमाणु का सबसे बाहरी कोश। हाँ जी, यही है, परमाणु का सबसे बाहरी कोश। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं परमाणु के सबसे बाहरी कोश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। परमाणुकता का मतलब हम समझ सकते हैं कि भाई फास्फोरस का एक अणु कितने परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे कि भाई हम हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन कितना परमाणुक होता है। हाइड्रोजन का जो अणु देखते हैं तो भाई हाइड्रोजन का जो अणु होता है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वैसे अगर हम फास्फोरस के बारे में बात करें तो फास्फोरस के पास क्या होते हैं, 4 परमाणु। फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर, फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर एक क्या बनाते हैं, फास्फोरस का एक अणु बनाते हैं। 4 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है। क्या बोला इसमें, टेट्रा परमाणु, क्योंकि भाई फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। हमने बोला सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व, या फिर हम कह सकते हैं कि 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। तो भाई इसमें क्या है, नियोन है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई ये सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रोडियम की स्थिति कहाँ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है। क्यों कि भाई डी ब्लॉक में क्या आती है, एक आती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की श्रेणी। ठीक है, एससी के बाद क्या आता है, SCR लेकर आए AC। ठीक है, हमें क्या करना है कि भाई हमें चेक करना है रोडियम किस श्रेणी में आता है, कौन से ब्लॉक में आता है। तो भाई रोडियम डी ब्लॉक का एक तत्व है। किस में आता है, यट्रियम वाली सीरीज में आता है। यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, RH रोडियम, RH रोडियम क्या होता है, रोडियम। अब देखो भाई मैंने बोला कि भाई ये 3D श्रेणी है, तो इसका आवर्त कौन सा होगा, चौथा। ये 4D श्रेणी है तो इसका आवर्त होगा 5वां। तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट वाली सेल क्या होगी, 4D, यानी लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4D में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, 4D में जाएगा। और उसके बाद हमारी आवर्तों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो 4D श्रेणी का तत्व है और आवर्त कितने हैं, 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सी यानी रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कौन सी अक्रिय गैस प्रकृति में रेडियोधर्मी है। अभी रेडियोधर्मी कौन होते हैं, रेडियोधर्मी कह सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 83 के बाद हो, और कह सकते हैं जिनका नाभिक जो होता है वो अस्थायी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। हम रेडोन को क्या बोल देते हैं कि भाई यह एक क्या है, प्रकृति में रेडियोधर्मी है। क्यों, क्योंकि इसका नाभिक अस्थायी होता है, अस्थिर होता है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक जो होता है वो 83 से ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का घनत्व अधिक होता है? घनत्व अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ऑस्मियम का होता है। किसका होता है? ऑस्मियम का होता है। ऑस्मियम का जो सिंबल होता है OS। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कितना पॉजिटिव आयन बना सकती है। तो ये इसकी जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +8 होती है। कितनी होती है? +8 होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा? किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो उस तत्व का नाम है ऑस्मियम। क्या नाम है? ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जल का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जल का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे भाई? जल का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। हमें हाइड्रोजन का परमाणु भार पता है 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। यानी अगर हमें क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान में हमें पता करना है कि भाई एक यौगिक में जो भी तत्व उपस्थित हैं उन तत्वों के परमाणु भारों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु भारों का योग होगा 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। मिलकर कितना हो गया? 18। कितना होता है? 18। तो जल का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है? वो 18 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसकी किस संख्या से निर्धारित होती है? क्या चेक करना है? आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसकी किस संख्या से निर्धारित होती है? तत्व की स्थिति किससे निर्धारित होती है? तो हमें क्या करना है? हमें तत्व की स्थिति किससे पता होती है कि भाई जिसका किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक, उससे हम ज्ञात कर लेते हैं कि तत्व की स्थिति कहाँ हो सकती है। और मैंने बोला कि भाई परमाणु क्रमांक बराबर हो सकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या क्या बराबर हो सकती है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और हमें क्या बताना है भाई? आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसकी संख्या से निर्धारित होगी? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये ऑप्शन तो सरासर गलत है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी चेक करना है। हमें क्या बताना है कि भाई इलेक्ट्रॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, प्रोटॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कभी भी बदल सकती है, लेकिन परमाणु क्रमांक वही रहेगा। प्रोटॉन्स भी वही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बदल सकती है। कोई भी तत्व अपने पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और दान भी कर सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक वही रहता है। तो संख्या किसकी सेम रहती है? प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है। तो प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित करती है किसी तत्व की स्थिति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, कोबाल्ट। हमने न्यूलैंड का जब अष्टक नियम पढ़ा था तो उन्होंने बताया था कि भाई कैल्शियम तक ये क्या रहा, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता था? तो कैल्शियम तक वो क्या था? लागू हो रहा था। ठीक है, और कैल्शियम के बाद अष्टक का नियम असफल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? विद्युत ऋणात्मकता मैंने बताई
सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? हैलोजन फैमिली के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमने बोला कि भाई सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं हैलोजन फैमिली के तत्व, और वो भी किसके? अगर मैं इसको नीचे से ऊपर ले जाती हूं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ऊपर को बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। किसकी होती है भाई? फ्लोरीन की। ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसकी होती है? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्ति होती है बाईं से दाईं, जो सीरीज होती है बाईं से दाईं ओर जाती है, उन पंक्तियों को हम क्षैतिज पंक्ति बोल देते हैं, जिनको हम आवर्त नाम दे दिया है। भाई हमने क्या दे दिया है? इनको आवर्त नाम दे दिया है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। अगर क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त बोला जाता है तो समूह को कौन सी पंक्ति का नाम देते हैं? तो उनको बोल देते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्ति। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम समूह बोल देते हैं, और समूहों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में वो कथन चेक करना है कि जो सही नहीं है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया है। किसको? आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया है। बिल्कुल ठीक है। आवर्त 1 में केवल एक तत्व है? नहीं, ये तो गलत है भाई। क्यों है? क्योंकि आवर्त 1 में 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन जो होता है वो एस ब्लॉक में और ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, और हीलियम जो होता है वो ग्रुप 18 में और ग्रुप 18 में क्या होता है? उपस्थित होता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट आवर्त में यानी एक आवर्त में 2 तत्व होते हैं, ना कि एक तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो भाई ये आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? आयनीकरण ऊर्जा को हम कह सकते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं? आयनीकरण ऊर्जा। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे भाई आयनीकरण क्या हो सकता है? Cl है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? Na है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं भाई। Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है 17, 2, 2, 8, 7। इसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जैसे हम विद्युत ऋणात्मकता को देखते हैं वैसे ये है। आयनीकरण का मतलब आयन बनाने वाली ऊर्जा। तो सबसे पहले आयन कौन बना लेगा? भाई इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगा? सबसे पहले एक नेगेटिव आयन बना लेगा। ठीक है। तो ब्रोमीन, नाइट्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। कौन सा? नेगेटिव आयन। ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त में तत्वों को कौन से क्रम में, किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? आवर्त में तत्वों का क्रम। ठीक है। नाभिक में घटते हुए आवेश। भाई आवर्त में नाभिक के आवेश को चेक करना है। मैंने बोला कि भाई आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक के आवेश हमेशा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नाभिक में स्थिर आवेश, नाभिक में समान आवेश, नाभिक में बढ़ते हुए आवेश। तो ये क्या होता है भाई? आवर्त में नाभिक के आवेश क्या होता है? हमेशा बाएं से दाएं बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती है? मध्य में, दाईं ओर, तृतीयक स्थानों पर, बाईं ओर। भाई सबसे पहले हमें पता है अधातुएं हमारी आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती हैं? हमने बोला कि भाई आवर्त सारणी में एक जिगजैग लाइन होती है। जिगजैग लाइन से नीचे वाले जो भी तत्व होते हैं उनको धातुओं की कैटेगरी में रखा गया है, और जिगजैग लाइन से जो ऊपर वाले तत्व हैं उनको अधातु की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है।
तो बाईं ओर क्या होते हैं, धातु, और दाईं ओर क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो इनकी जो पोजीशन है क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेशियम निम्न में से किस तत्व परिवार से संबंधित है। अब पोटेशियम तो बहुत बार पढ़ लिया, हा ली ना की रब से फरियाद, लो भाई, हा ली ना की रब से फरियाद, हमें पता है भी फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, और हमें क्या बताना भी, ये पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ है, यहाँ पर पहले ग्रुप का है, और कौन से आवर्त का है, 1 2 3 4, चौथे आवर्त का है, किस तत्व परिवार से संबंधित है। अब देखो भाई, मैंने बताया कि भाई समूह फर्स्ट के सभी तत्वों को क्षारीय धातुएं बोला जाता है, और सेकंड ग्रुप के क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। तो फर्स्ट वालों क्या बोल देते हैं, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक दिया था, अब इसमें क्या दे दिया है, इसमें दे दिए तत्व, है ना, कौन कौन से, ह ली ना, 11। अभी क्या है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आते हैं। तो भाई पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, ह ली ना। तो भाई किस आवर्त से संबंधित है ये, तो तीसरे आवर्त, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है। भाई मेंडलीव जी ने जो आवर्त सारणी बनाई है, तो तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, घटते परमाणु क्रमांक, बढ़ते परमाणु क्रमांक, घटते परमाणु द्रव्यमान, किसके आधार पर, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। ठीक है, क्योंकि शुरू से ही साइंटिस्टों ने ये बोला कि भाई तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार से, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में कौन आते हैं, मोजले जी। मोजले जी ने क्या बोला कि भाई तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अनुसार रखा जाना चाहिए, और इनकी गलती क्या थी भाई, मेंडलीव जी ने आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी के आधार पर, यानी किस आधार पर रखा, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा। ठीक है, तो ये थी एक मिस्टेक इनकी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किस समूह में नीचे जाने पर निम्न में से कौन सा नहीं बढ़ता। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कौन नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। किसी तत्व में कोषों की संख्या, मैंने बोला कि अगर समूह के बारे में बात हो कि भाई समूह में अगर आवर्तों की संख्या बढ़ती जाती है तो कोषों की संख्या भी बढ़ती जाती है। किसी तत्व में कोषों की संख्या बढ़ती है। धात्विक गुण भी हमने देखा कि भाई समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, संयोजकता क्या है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता सभी तत्वों की समान होती है, ना तो ये घटती है और ना ही ये बढ़ती है। तो इन्होंने क्या बोला, कौन सा नहीं बढ़ता, तो यही नहीं बढ़ता संयोजकता, ना तो ये घटती है ना तो बढ़ती है, ये क्या होती है, एक समूह में सभी तत्वों की समान संयोजकता होती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, ऊपर से नीचे जाने पर ये भी बढ़ती है। तो क्या नहीं बढ़ता, संयोजकता, क्योंकि ये समान रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती है। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता हम कह सकते हैं कि भाई किसी परमाणु के नाभिक से लेकर बाहर वाली शेल का जो इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच का जो आकर्षण होता है उनको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। जितना ज्यादा आकर्षण रहेगा उतनी ज्यादा क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता रहेगी। और नाभिक के आवेश यानी आकर्षण सबसे ज्यादा किसमें होता है, आवर्त में। परमाणु त्रिज्या में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के
किसी समूह में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता। इन्होंने पूछा भाई समूह में, इन्होंने क्या नहीं पूछा आवर्त में। आवर्त में होता तो बढ़ती, लेकिन समूह में क्या होती है, घटती जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। बात समझ में आई भी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों को आवर्त संख्या, कॉस संख्या, परमाणु द्रव्यमान या फिर समूह संख्या। तो हमें क्या बताना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को समूह संख्या द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई एक समूह में क्या होती है, समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी सभी की समान संयोजकता होती है, तो समूह संख्या द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। जैसे कि समूह नंबर एक में सबके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो समूह भी उनका एक है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक ही है। ठीक है, तो समूह संख्या भी क्या होगी, एक होगी। तो समूह संख्या क्या हो गई, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो समूह संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से कौन सा घटता है। भी आवर्त का पूछा है, किसका पूछा है, आवर्त का। आवर्त में निम्न में से कौन सा घटता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। मैंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में क्या होती है, बढ़ती है। नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है और परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से कौन सा घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी, परमाणु त्रिज्या घटती है। ये फैक्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आवर्त में हमेशा परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। ठीक है, क्या होती जाती है, घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त के तत्वों को किसके रूप में जाना जाता है। तो दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व के रूप में भी जाना जाता है। जो आवर्त 2 के तत्व हैं उनको किस रूप में जाना जाता है, सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई। ठीक है, निम्न में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली। तो किसको जगह मिली थी भाई, क्लोरीन, जर्मेनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो वो क्या था, जर्मेनियम को बाद में जगह मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है। मैंने बोला कि भाई हमारी एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, एक तो लेंथेनाइड सीरीज में भी 14 तत्व होते हैं और उसके नीचे होती है एक्टिनॉइड सीरीज में भी 14 तत्व होते हैं और एक्टिनॉइड सीरीज के सभी तत्वों को एक्टिनॉइड कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी के शीर्ष से दाईं और पाया जाता है। शीर्ष का मतलब ऊपर और दाईं। ठीक है, ये हो गया बायां और ये हो गया, क्या हो गया, दायां हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है कि भाई कौन सा आवर्त सारणी के शीर्ष से दाईं ओर पाया जाता है, उपधातु, अधातु, धातु और धातु और अधातु दोनों। हमने क्या देखा कि भाई जिगजैग लाइन क्या सेपरेट करती है, धातु और अधातु को अलग, यानी अलग करती है, सेपरेट करती है। तो शीर्ष में और किसमें, दाईं और क्या होते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं भाई, अधातु होते हैं। बाईं ओर क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, और दाईं ओर क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, और जिगजैग लाइन की जो हमारी एक वो होती है, रो बनी हुई होती है, उसमें क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। तो शीर्ष में और दाईं ओर कौन पाए जाते हैं, अधातु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्णता से संबंधित है। भाई ये विकर्णता क्या है, हाँ ली ना, हमने बोला भाई दूसरे जो तत्व हैं, दूसरे आवर्त के, पहले आवर्त के और दूसरे आवर्त के, दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने बोला कि भाई एक विकर्णता संबंधी भी क्या होता है, यहाँ पर हा ली ना, फिर यहाँ पर क्या आता है
बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इनके नीचे वाले तत्वों को हमने बोला दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व के रूप में भी जाना जाता है। और सेतु तत्व का काम क्या है? अब ये दूसरे आवर्त के तत्व क्या करेंगे? तीसरे आवर्त के समान क्या बनाएंगे? कि विकर्ण संबंध बनाएंगे। ठीक है, यानी लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध बनाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा? बोरोन बैंगन आलू गाजर। ठीक है, कनाडा सिंगापुर जर्मेनियम, नेपाल पाकिस्तान, ओल्ड स्टाइल फूल कलियां बाहर आई, न्योन आर्गन। अब ये क्या करते हैं? यानी दूसरे आवर्त वाले तीसरे आवर्त वाले तत्वों के साथ क्या बनाते हैं? विकर्णी संबंध बनाते हैं। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ, कार्बन फॉस्फोरस के साथ। अब इनमें क्या पूछा है? एल्यूमिनियम किसके साथ बनाएगा? बेरिलियम। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आ गया क्या है? विकर्ण संबंधी क्या काम करते हैं कि भाई आवर्त नंबर 2 के जो सभी तत्व हैं वो नेक्स्ट वाले आवर्त यानी आवर्त नंबर 3 के साथ क्या बनाते हैं? संबंध क्रिएट करते हैं, जिनको विकर्णी संबंध बोल देते हैं। तो लिथियम किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं? विकर्णी संबंध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूलैंड के अष्टक वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है? न्यूलैंड के अष्टक वर्गीकरण में थोरियम नाम का एक ऐसा तत्व है जो कि क्या है? अंतिम तत्व माना जाता है, क्योंकि थोरियम पर न्यूलैंड के अष्टक ने न्यूलैंड जी ने अपने अष्टक का नियम जो किया था वो लागू किया था थोरियम पर। ठीक है, इसलिए थोरियम को न्यूलैंड के अष्टक वर्गीकरण में अंतिम तत्व के नाम से भी जाना जाता है। किसको? थोरियम को। नेक्स्ट, तत्व ए, बी और सी डोबेनाइन अंतरिक्ष के रूप में व्यवस्थित हैं। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है, सी का क्या है 39 है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? हमने बोला कि भाई डोबेनाइनर का जो त्रिक है तो इनमें क्या होता है कि भाई 3 तत्वों को एक ग्रुप में रखा जाता है, तो हमने भी रख दिया ए बी सी। ठीक है, और इन्होंने बोला कि भाई ए का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 7 है। ठीक है, और सी का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 39 है, तो बी का कितना होगा? डोबेनाइनर जी क्या बोलते हैं कि भाई जो दो तत्व हैं ऊपर और नीचे वाले जो तत्व हैं, इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों का जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता था। ठीक है, तो औसत निकाल दो। 39 प्लस 7 कितने हो गए? 46, और 46 का अगर हम औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 23। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्या? जब हम आवर्त सारणी के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? आवर्त सारणी में के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? कोषों की संख्या घटती है? नहीं, अगर आवर्त बढ़ते हैं तो कोषों की संख्या भी बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें भी? समूहों में क्या होती है? समान होती है। आए क्या है? कोषों की संख्या बढ़ती है। तो भाई आवर्त सारणी में समूहों में जब नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, यस। परमाणविक आकार कम हो जाता है? नहीं, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार तो बढ़ता है। ठीक है, तो समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? कोषों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? किसने? रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो वो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादातर तत्वों के साथ क्या बनाते हैं? यौगिक बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? अब ये बॉर्डर लाइन क्या होता है? बॉर्डर लाइन बोला गया है जिग जैग लाइन को। किसको बोला गया है? जिग जैग लाइन को। जिग जैग लाइन क्या है भाई? जिग जैग लाइन क्या करती है? आवर्त सारणी में धातुओं
और अधातुओं को अलग करती है। ठीक है, तो कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? इस बॉर्डर लाइन में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो किसके बारे में बात कर रहा है? ये उपधातुओं के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? उपधातुओं के बारे में। तो उपधातु कौन कौन से होते हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सभी तत्व जो होते हैं वो उपधातु होते हैं। और इन्हीं के बारे में पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? बोरोन, सिलिकॉन, ये क्या नहीं है? विस्मित नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में पूछा है? उपधातुओं के बारे में, जिनको बोल दिया बॉर्डर लाइन तत्व। तो निम्न में से कौन सा नहीं है? विस्मित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? बोरोन। इसको विस्मित मत समझ लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट आए क्या अभी? क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? मैंने आपको भी पहले भी बताया संक्रमण तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्यों भाई? अब संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या बनाई जाए कि भाई संक्रमण तत्व वो डी ब्लॉक के वे तत्व होते हैं जिनका डी उपकोष आंशिक रूप से क्या होता है? भरा होता है। तो उसकी जो बाहर वाली जो दो सेल होती हैं वो अधूरी होती हैं, एक तो डी वाली और एक एस वाली। ठीक है, अगर 3D आवर्त से रिलेटेड है तो 3D और 4S दोनों क्या होंगे? अधूरे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण होते हैं, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है? इनमें सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते। ठीक है, वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं, 3 तो नहीं होते। नेक्स्ट क्या है? वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। मैं आपको प्रूव करके दिखा सकती हूँ कि भाई 2 सबसे भारी शेल जो होते हैं अधूरे होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई हमारे पास स्कैंडियम है। क्या है? स्कैंडियम है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आर्गन 3D4S। आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। अब पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं, उसके बाद डी में जाते हैं। ठीक है, और एस में बोला कि भाई एस सब शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 18 2 20 हो गया। ठीक है, और कितने बचे? एक हो गया। तो वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी शेल क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं भाई? स्कैंडियम क्या कर सकता है कि भाई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट करने के लिए सेल को बाहर मतलब क्या कर सकता है? अधूरी भी कर सकता है। तो ये क्या हो सकता है? वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी शेल क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक का परमाणु क्रमांक जो होता है 30 और आर्गन 3D10 4S2। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। आर्गन मतलब 18 18 2 20 20 10 30 हो गए। ठीक है, संक्रमण तत्व तो इन्हें क्या बोलेंगे? अब इनकी जो लास्ट वाली दोनों सेल है ये क्या है? पूर्ण रूप से भरी है, तो इनको संक्रमण तत्व नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो संक्रमण तत्व वो होंगे जिनकी बाहरी सेल क्या होंगी? अधूरी होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस आप अच्छे से जानते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, तो भाई हाइड्रोजन क्या है? नोबल गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, देखो भाई, थोड़े, पापड़, यूं, नापो, पूरे, आम, कम बिकेंगे, है ना। ये सीरीज तो आपने पढ़ी होगी। कौन सी? एक्टिनाइड सीरीज है। कौन सी सीरीज है? एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई रेडियोधर्मी तत्व वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो? 83 से ज्यादा हो और जिनका नाभिक क्या होता है? अस्थिर होता है। और हमें पता है कि भाई एक्टिनम 89 होता है और 89 के बाद क्या आते हैं? 90, है ना। तो थोरियम और कौन कौन सा दे रखा है भाई? प्लूटोनियम दे रखा है और यूरेनियम, थोड़े, पापड़, यूनापो, यूरेनियम। इन सभी का क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? 83 से ज्यादा है।
तो इनको क्या बोलेंगे, रेडियोधर्मी तत्व बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या पूछा है, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो टाइटेनियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या आता है, स्कैंडियम के बाद आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है। और हम क्या कह रहे हैं कि भाई परमाणु क्रमांक 83 से ज्यादा वाले तत्वों को आप क्या बोलोगे, रेडियोधर्मी तत्व। लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 22 है, तो इसको रेडियोधर्मी तत्व नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार तत्वों की परमाणु संख्याएं फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, निम्न में से किन दो तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। अब आपको क्या चेक करना है कि भाई अब ऐसे दो या फिर तत्व क्या करने हैं कि भाई ऐसे तत्व छांटने हैं जो एक ही समूह में उपस्थित हो, तो उनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। तो आपको क्या दिख रहा है भाई, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, समान ही समूह में होते हैं, तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्न नियम किसने प्रदान किया था, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का गुणधर्म होता है, आवधिक गुणधर्म होता है। अब देखो भाई ये नियम किसने दिया कि भाई तत्वों का जो गुणधर्म होते हैं इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं या आवधिक गुणधर्म होता है। तो किसने दिया था, ये मेंडलीव जी ने दिया था, है किसने दिया था, मेंडलीव ने। ये बोला कि भाई तत्वों का जो तत्वों के जो गुण होते हैं, रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो किसने दिया है, मेंडलीव जी ने। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है। ठीक है, क्या चेक करना है, प्रथम धात्विक तत्व। धात्विक तत्व कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें होता है, फर्स्ट ग्रुप वाले तत्वों में। ठीक है, तो हमने बोला कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है प्रथम धात्विक तत्व क्या है। अब देखो भाई हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, हीलियम। अब धात्विक में कौन आते भाई, हा, ली, न, ये सबसे ज्यादा क्या प्रदर्शित करेंगे, धात्विक गुण प्रदर्शित करेंगे। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, और गैस होता है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि धात्विक तत्व हाँ, ली, और हाइड्रोजन के बाद क्या रहा है, लिथियम। तो लिथियम क्या होगा, प्रथम धात्विक तत्व होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रथम धात्विक तत्व होगा। हीलियम क्यों नहीं होगा, हीलियम क्या है, ये नोबल गैसेस में आता है। ठीक है, किस में आता है, नोबल गैसेस में। और हाँ, ली, ना, भाई लिथियम के बाद आ रहा है सोडियम, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, धात्विक, प्रथम धात्विक तत्व क्या होगा, लिथियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है। कौन लेता है, ई का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम लेता है। कौन लेता है, गैलियम। हमने एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड देखे थे ना, तो वही है, ई का एल्यूमिनियम की जगह कौन ले लेता है, गैलियम ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व होते हैं, कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व होते हैं, कौन से आवर्तों में। हमने देखा कि भाई पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 2, इनमें क्या होते हैं 8, और इनमें क्या होते हैं 18, और इनमें क्या होते हैं 32 तत्व होते हैं। ठीक है, तो कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व होते हैं, तो दूसरे और तीसरे में क्या होते हैं 8 तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी पूछा है, इनमें तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तत्वों की व्यवस्था परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, किसमें भाई, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। परमाणु संख्या को भी हम क्या बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उनकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इनकी व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है। निचली पंक्ति बाईं ओर, ऊपर दाईं ओर, तो कहाँ रखा गया है भाई, बाईं ओर। कहाँ रखा गया है, बाईं ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। बाईं ओर किसको रखा है, धातुओं को। दाईं ओर किसको रखा है, अधातुओं को।
और धातु और अधातु के बीच में किसको रखा गया है? उपधातुओं को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इनको इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? फिर न्यूलैंड जी ने क्या काम किया? एक ही स्लॉट में कोबाल्ट और निकल को रख दिया और आयरन को अलग फेंक दिया, है ना। तो किसने किया था ये काम? अष्टक जी ने। न्यूलैंड का अष्टक नियम कि यह क्या रही है? कमियां रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण बढ़ता है। अब देखो भाई, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में हम कह सकते हैं अधात्विक गुण बढ़ता है। कैसे? कि भाई सोडियम के पास क्या है? सोडियम के पास 11 यानी 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या है? इसके पास धात्विक प्रकृति है। ठीक है, अब आगे क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? 17 होता है, 2, 8, 7। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? क्लोरीन ले लेगा। तो सोडियम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। क्लोरीन क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है? अधात्विक गुण बढ़ता है, तो अधात्विक गुण इसमें ही बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया? सोडियम का बहुत जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और अब खुद बन गया निगेटिव आयन। ठीक है, सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुविक संख्याओं के संख्याओं पर आधारित है? निम्न में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुविक संख्याओं पर? अभी देखो भाई, परमाणुविक संख्या यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किसका? परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित क्या है? मेंडलीव जी की आवर्त सारणी आधारित है। किस पर? परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा दिखता था? न्यूलैंड जी क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रत्येक जो 8वां तत्व होगा वो पहले वाले तत्व के समान होगा। 8वां तत्व क्या होगा? वो पहले वाले तत्व के समान होगा। 9वां जो होगा वो दूसरे तत्व के समान होगा। 10वां जो होगा वो तीसरे तत्व के समान होगा। 8वां पहले वाले तत्व के समान होगा, तत्व के समान होगा। इन्होंने बोला कि भाई जो 8 वाला आने वाला जो 8वां तत्व होगा वो पहले वाले तत्व के समान होगा। तो 9वां कौन सा होगा? दूसरे तत्व के समान। 10वां कौन सा होगा? तीसरे तत्व के समान होगा। तो इन्होंने क्या पूछा है? 10वां तत्व किसके समान होगा? तीसरे तत्व के समान होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या कितनी होती है तीसरे आवर्त में? अभी देखो, जितने आवर्त उतनी कक्षाओं की संख्या। ठीक है, अगर 3 आवर्त हैं तो कक्षाओं की संख्या भी कितनी होगी? 3 ही होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। धातुओं को हैलोजनों से, अधातुओं को उपधातुओं से, धातुओं को उपधातुओं से, धातुओं को अधातुओं से। ऑप्शन नंबर डी है। ये क्या करती है? धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। कौन? टेढ़ी मेढ़ी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद होते हैं? इनके अनुसार 56 तत्व प्रकृति में मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म बाएं से दाएं बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार सही युग्म है? परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम होना चाहिए। ठीक है, सोडियम क्या होता है? 11। नियोन कितना होता है? 10। ये तो बढ़ता क्रम नहीं है। ठीक है, हीलियम कितना होता है? 2। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। ठीक है, कैल्शियम होता है 20, क्लोरीन होता है 17, बेरिलियम होता है 4, बोरोन होता है 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, तो ये क्या है? इस युग में परमाणु क्रमांक क्या है? बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। यह क्या है? 17 क्या है? इस तत्व का नाम क्या होता है भाई? क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। और फूल कलियां बाहर आई उनको हम क्या बोल देते हैं? हैलोजन बोल देते हैं। तो ये क्या है? एक हैलोजन गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है?
ठीक है। पहला क्या है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। क्या, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है जाती है और फिर बढ़ती जाती है। आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर गैर धातुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है, बढ़ती जाती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, ऐसा तो नहीं होता। आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर गैर धातुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ती जाती है। तो कथन ए और बी सही है, कथन ए सही है लेकिन बी गलत है, कथन बी सही है लेकिन ए गलत है। क्या है भी, ए तो क्या है, सरासर गलत है। ठीक है, रासायनिक एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी, समूह में नीचे जाने पर गैर धातुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है लेकिन ए गलत है, ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एसिटाइन, इनको किस नाम से जाना जाता है, हैलोजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब कौन सा कथन गलत है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है बात, ठीक है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, बिल्कुल समान से होती है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घट जाती है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ये भी ठीक है। देखो भाई ये भी ठीक है। परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी ठीक है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, एक समान होती है, ये भी ठीक है। लेकिन कथन कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। क्षारीय धातुओं को किस में रखा गया है, मैंने बोला कि भाई समूह फर्स्ट के तत्वों को क्षारीय बोल देते हैं और समूह सेकंड को क्षारीय मृदा धातु बोल देते हैं। तो पहला समूह क्या कहलाता है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह रखा गया है, पहले समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। और ए, दूसरे समूह के तत्वों को एल्केली धातुएं कहा जाता है, और बी क्या है, पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है, 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। भाई 17वें तत्वों को क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि भाई पहले वाले समूह को एल्केली मेटल क्या बोल देते हैं, एल्केली मेटल बोल देते हैं, और सेकेंड वालों को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोल देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई फर्स्ट ग्रुप को, पहले वाले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पहले वाले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, दूसरे समूह के तत्वों को एल्केली कहा जाता है, नहीं एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। तो ए तो गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है भाई, बी और सी सही है, बी और सी सही है और ए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्न समूहों में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है। तो वो समूह क्या है, समूह 18 है। समूह 18 में सभी नोबेल गैसेस को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा होता है। सबसे बड़े आकार का परमाणु कैसे चेक कर सकते हैं भाई, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये क्या हो गए आवर्त में। और आवर्त में तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहले जो होगा उसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है।
देखो भाई, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? इनके बाह्यतम कोश में से 3 अपूर्ण होते हैं, इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है, इनके बाह्यतम कोश में से 2 अपूर्ण होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला भी क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। इनके बाह्यतम कोशों में से 2 अपूर्ण होते हैं, एक तो डी उपकोश होता है और एक एस उपकोश होता है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टकों के नियमों में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? ये ये क्वेश्चन भी दोबारा आया है। ठीक है, वो कौन सा था? थोरियम। कौन सा था भाई? थोरियम। कौन सा था? थोरियम। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो वो था थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अभी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो नेक्स्ट टॉपिक से होगी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि भाई हमारी 3 लेक्चर हो चुके हैं जो कि एक ही टॉपिक पर हुए हैं और जिसका नाम था पैरेलल टेबल यानी आवर्त सारणी। इन तीनों लेक्चर में हमने समाप्त किया कि भाई पैरेलल टेबल पर आधारित जितने भी PYQs आते हैं उन्हें हमने समाप्त किया है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारे एक नए टॉपिक को लेकर होगी। ठीक है, थैंक यू।